प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात के लिए अभी तक राजी नहीं हो रहा। अगरचे मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इस पर जोर दिया जा रहा है और ताउन की पेशकश की जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत अगर आज़ादाना तहकीकात चाहता है तो हम इसमें ताउन करने के लिए तैयार हैं। चीन ने भी ऐसा ही कहा है और पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है। ऐसा लगता है कि भारत ने एक बहुत बड़ी सिफारती गलती की है और एक ऐसी गलती के पहले ही दिन अपने सारे सिफारती कार्ड्स खेल दिए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, बॉर्डर बंद कर दिया, डीएस को वापस बुला लिया, वीज़े मनसूख कर दिए। ये सारा कुछ करके भारत ने अपने लिए रास्ते बहुत महदूद कर दिए और उसके बाद ऐसा लगता है कि भारत ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जरिए से जवाब दिया जाए। और इसकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो यकीनन पाकिस्तानी एजेंसीज के पास, पाकिस्तानी इदारों के पास मौजूद थी। यही वजह है कि पिछले 2 दिन में 71 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। एक ऑपरेशन में ही 54 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है, 54 अफराद को। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे भी यकीनन भारत झुंझलाहट का शिकार है। अब क्या भारत के इरादे क्या हैं और क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई जारहियत हो सकती है? क्या पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की स्ट्राइक करने की अहमकाना हरकत भारत कर सकता है? ये एक अहम सवाल है। सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें दुनिया भी इन दोनों ममालिक पर नज़र लगाए बैठी है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिस बनने या भारत की हिमायत करने का फौरी तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि भारत जो है उसको पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मामलात को खुद बैठकर हल करना चाहिए। तो सूरत हाल किधर जा रही है, इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। और डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। आप सबको खुशामदीद। डॉक्टर कमर चीमा साहब, इंडिया को जो मतलूबा हिमायत चाहिए थी अमेरिका से, सिफारती हिमायत, वो नहीं मिल रही। आप कैसे देख रहे हैं सिफारती सतह पर जो सूरत हाल इमर्ज हो रही है? देखिए जी, भारत जो है वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट था कि उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दुनिया से मिल पाएगी। लेकिन अगर आप देखें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, स्टेट जिस पे उन्होंने कहा कि 1500 साल डिस्प्यूट है, पुराना डिस्प्यूट है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम कश्मीर के स्टेटस पे बात नहीं करने जा रहे, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम दोनों मुल्कों से राब्ते में हैं और चीज़ों को डी एस्केलेट वगैरह करना चाहते हैं। इसका पैगाम मतलब ये है कि इंडिया को ये कहा जा रहा है कि आप किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना कीजिएगा। अगर मैं इसको असदुल्ला खान साहब थोड़ा पहले ले जाऊं 2019 में, तो जब पुलवामा का वाकया हुआ था तो उस वक्त अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने इमीडिएटली ये बात कह दी थी कि इंडिया हैज ए राइट फॉर हॉट परसूट, और उन्होंने उस वक्त जो है वो एक स्ट्राइक भी बालाकोट के ऊपर कर दी और एक इंटरनेशनल मोमेंटम भी बन गया। अब की पोजीशन ये है कि इंडिया वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं ले रहा, और अगर इंडिया ये करता है तो इंडिया के पीछे वो जो इंटरनेशनल जस्टिफिकेशन है वो कोई नहीं होगी। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो मेरे पीछे सफारती सपोर्ट दुनिया से नहीं आनी। इंडिया कहता यह है कि मुझे आप तमाम वेस्टर्न ममालिक ने कहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अमेरिका ने तो इस हद तक चला कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो वो कहते हैं कि अगर हम आपके इतने ही पार्टनर हैं और आपके पार्टनर के साथ इस तरह का वाकया हुआ तो आप बोलते क्यों नहीं है? अब इंडियन वेस्टर्न मीडिया जो है वो भी इंडियन की मीडिया की चीज़ों, इंडिया की इस चीज़ों को बाय नहीं कर रहा। वो कहते जी आप इन्हें गनमैन क्यों कहते हैं, आप इन्हें दहशतगर्द कहें। वेस्टर्न मीडिया वो उस अंदाज से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। तो बड़ा गुस्सा है इंडिया के अंदर, ना तो इंडियन मीडिया भी गुस्से में है वेस्टर्न मीडिया के बारे में, और इसकी वजह यह है कि वेस्टर्न दुनिया को इस चीज़ का शक है कि ये हर 4-5 साल बाद कोई इस तरह का वाकया करते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है जिसकी बेस के ऊपर ये जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं और अपनी पॉलिटिकल जो रेलेवेंस है अपने सिस्टम के अंदर बनाते हैं, अपनी आवाम के अंदर बनाते हैं। और वो ये भी समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का पावर में रहना इतना लंबा देर अच्छा भी नहीं है, 15 साल हो जाएंगे उनको पावर में। तो ये भी एक चीज तस्वर की जा रही है। इंडिया आपको पता है एक तरफ कहता है कि जी हम अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, साथ में उन्होंने चाइना से भी ताल्लुकात अपने नॉर्मल कर लिए हैं,
अमेरिका कहता है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, चाइना को काउंटर करना है। इंडिया और चाइना कहते हैं जी हम जो है वो ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है टैंगो की बात करते हैं। तो ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसमें इंडिया को वो समझ रहे हैं कि ये रशिया से तेल लेता है, चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप शुरू कर ली है और हमें ये कह रहा है कि हम इंडो पैसिफिक में आपके साथ खड़े होके चाइना का मुकाबला करेंगे। तो वो समझते हैं कि ये गेम्स हो रही हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए इंडिया ने मिस कैलकुलेट भी किया। शायद इंडिया को लगता था कि पहले की तरह कुछ ताकतें उसके साथ खड़ी हो जाएंगे, मिस कैलकुलेट कर दिया। ब्रिगेड साहब, ये बताइए कि ये जो 2 दिन में 71 खारजी पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज ने और इदारों ने, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक ही ऑपरेशन में 54 अफराद को, 54 खारजियों को जहन्नुम हासिल करना, ये अपने तौर पर एक बहुत बड़ी सक्सेस तो है। लेकिन इससे क्या भारत के अज़ाइम का भी पता चलता है कि वो पाकिस्तान में अब क्या करना चाह रहा है? देखें कि आप क्रेडिट दें प्रोफेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान आर्मी, वो अलर्ट थे, विजिलेंट थे, लीडरशिप जो वहाँ पे मौजूद थी। और इसके देखें कि अज़ाइम क्या थे कि इंडिया चाहता था कि हमें ईस्ट में मसरूफ़ ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में बिजी रखे और उससे फ़ायदा उठा के अपनी जो प्रॉक्सीज हैं, फितना और खारिज है या ब्रास है, उनको यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करवा के दे वांटेड टू क्रिएट ए सिचुएशन। तो लेकिन ये हुआ कि उसमें भी उनको शिकस्त हो गई। वो चाह रहे थे दोनों फ्रंट पे, ईस्ट और वेस्ट में, पाकिस्तान को एंगेज करे, लेकिन पाकिस्तान को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल गई थी। सो हमने उनको आने दिया, आने के बाद देखें 54 को मार दिया और 17 को आज मार दिया। सो मैसेज ये गया है कि आप पाकिस्तान पे जहाँ से भी हमला करेंगे आपको शिकस्त दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम की मदद के साथ हम लोग अलर्ट हैं, हर फ्रंट पे अलर्ट हैं। और जिससे बहुत बड़ी सेटबैक न सिर्फ इंडिया को हुई है बल्कि अफगानिस्तान के अंदर से जो लोग उनको मदद प्रोवाइड कर रहे थे उनको भी सेटबैक है। और यकीनन फितना और खारिज की भी कमर टूट गई है। अब रिपोर्टेडली इसमें बताया जाता है कि अफगान नेशनल्स भी इन्वॉल्व है। तो सवाल यहाँ पे बनता है, हम अफगानिस्तान से भी सवाल पूछें कि अभी हमारा फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गया था, वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग सारी कुछ भी थी और इसके बावजूद जो वहाँ पे एक मैसेज भी आपको कन्वे हुआ था, इसके बाद भी अगर आपके नेशनलिस्ट में शामिल थे और इतनी बड़ी तश्कील कैसे मूव करके आई, आपके बॉर्डर पे कोई लोग नहीं थे, तो सवाल बहुत सारे खड़े हैं। लेकिन हमें क्रेडिट देना है अफवाज पाकिस्तान को। वेस्ट में भी हम वी आर अलर्ट और ईस्ट में भी वी आर अलर्ट। इंडिया को हमने मैसेज दिया है, अब पंगा लोगे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल सही है। जमील अहमद खान साहब, आपके ख्याल में भारत ने बहुत बड़ी सिफारती गलती की है कि उसने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, साथ ही उसने फौरी तौर पर बॉर्डर्स बंद कर दिए, उसने वीज़े मंसूख कर दिए, उसने DAS को वापस बुला लिया। आपके ख्याल में अपने लिए खुद उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा सफारती तौर पर कोई और कदम उठाने के लिए? तो क्या ये एक मिस्टेक थी सफारती तौर पर भारत की तरफ से? नहीं, भारत तो नहीं समझता और अभी दुनिया इस चीज़ को बड़ी गौर व फौज से देख रही है। और इसका एक हमें अक्स नज़र आया है जो रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल से पास हुआ है आज, अब से कोई तकरीबन 30-35 घंटे पहले। और उस रेजोल्यूशन में इंडिया ने बड़ी अपनी तकोदो कर ली कि पाकिस्तान को किसी तरह इल्ज़ाम तराशी करे। लेकिन जब उसकी प्री डिबेट कंसल्टेशन हुई तो उसमें हमारे कुछ दोस्त जो कि P5 में है और बाकी हमारे 10 ममालिक जो उसमें मेंबर्स हैं उनमें से भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इस चीज़ पर एतराज़ किया और उन अल्फाज को और उन जुमलों को तब्दील करवाया। तो यस, यकीनन ये एक सेटबैक है उनके लिए, लेकिन हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पिछले कोई तकरीबन 11-12 बरस से इंडिया यही चाहता था कि किसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी उसके साथ कोई खिलवाड़ करे और वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप कर रहा था। आपको याद होगा कि मोदी के बयानात, उनके वजीरों के बयानात, और मोदी ने तो यहाँ तक बयान दे दिया है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो इन तमाम चीज़ों का अगर इयादा किया जाए तो उनकी नीयत तो शुरू से ये थी। अब रहा सवाल कि ये जो उन्होंने किया है पहलगाम पर, और पहलगाम से उन्होंने कितने डायमेंशंस एक साथ कोशिश की कि उसको कैपिटलाइज करें। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये इंडस वाटर ट्रीटी का, और उसके बाद उसी बहाने से बाकी जो उन्होंने इक़दाम लिए, वीज़ा बंद करने का, स्केल डाउन करने का हमारे मिशन का, और तजारती लिहाज से बाकी लिहाज से
तो वो उन तमाम का हमने रेसिप्रोसिटी के तहत दुनिया में जो निज़ाम है उसके तहत हमने जवाब दे दिया। लेकिन उससे बढ़कर इंडिया ये चाहता था कि किसी तरीके से मज़ीद सप्रेस किया जाए कश्मीरियों को, और कश्मीरियों को अब यहाँ तक उनके घर मस्मार किए जा रहे हैं, यहाँ तक उनको कह के उनको इनकाउंटर किया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है कि आप सिंपैथाइजर हैं, आप सिंपैथाइजर हैं उन लोगों के जो फ्रीडम चाहते हैं। हालांकि वो सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी उनकी करारदादें मौजूद हैं। उस लिहाज से ये तमाम चीज़ें अगर इसका अहाता किया जाए तो ये महसूस होता है कि इंडिया क्योंकि एक हिंदुवाता के नज़रिए पर कायम है, RSS से एम्पावर्ड है, तो वो तो अपनी तकोदो जारी रखेगा, उसको अंडर एस्टिमेट हम नहीं करते। लेकिन हमने और हमारे एम्बेसडर साहब, आपके ख्याल में क्या इंडिया ने सोच समझ के और होमवर्क करके ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है? आपके ख्याल में उनके पास पूरा होमवर्क है और वो लंबे अरसे के लिए एक अपना कोई प्लान रखते हैं? जी, उसमें देखें महसूस ये होता है कि इंडिया ने क्या एस्टिमेट, इतने पागल तो नहीं है वो कि उन्होंने इसको लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हेल्ड इन अबेंस जिसका कोई तस्करा ही नहीं है। तो हमें उनकी मक्कारी को भी बीच में से देखना पड़ेगा। तो उन्होंने हेल्ड इन अबेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सस्पेंशन का नहीं, सस्पेंशन का भी लफ्ज़ नहीं है, कोई जुमला नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी में, लेकिन उसकी गुंजाइश है वो जेनीवा कन्वेंशन 1969 में कि ट्रीटीज़ को सस्पेंड करने का क्या तरीका कार है, क्योंकि उन्होंने सस्पेंड नहीं किया। ये क्या हुआ, क्या होगा, क्या और हो क्या रहा है, उनके पास कैपेसिटी तो है नहीं कि वाटर को वो स्टोर कर लें और बंद कर दें, सैलाब के पानी को स्टोर कर लें, बंद कर लें। हाँ, उन्होंने ये किया है शरारत जेलम पेर कि 3 दिन 1.5 दिन कबल 2.5 दिन कबल कि उन्होंने जो उनकी ऑब्लिगेशन है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कि हमें बर वक्त बतलाएं कि पानी का रेला हमारी तरफ आ रहा है, या रेगुलेटर्स को उन्होंने मजीद खोल दिया है, वो उन्होंने नहीं बताया, जिसकी वजह से फ्लड जैसी कैफियत हो गई है। और आइंदा भी वो ऐसा करते रहेंगे और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि उन्होंने रेटल डैम और उसके अलावा किशन गंगा डैम का जो सिलसिला शुरू किया था बनाने का, उसको डिज़ाइन से हटकर दीवारें उसकी ऊंची कर ली ताकि जब सर्दियों में सितंबर के बाद पानी थोड़ा रह जाएगा तो उसको मजीद कम करने के लिए रेगुलेटर्स को डाउन कर देंगे, यानी बंद करेंगे उसको। तो ये प्लानिंग उनकी अब से चंद माह बाद जो सितंबर में है उसमें ये अपनी कोशिश करेंगे कि हम वो हरकत करें। लेकिन उस सिलसिले में पाकिस्तान ने दुनिया के कवानीन के मुताबिक अपने आरा दे दी है, और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो बयानिया दिया है, जारी हुआ है, उसमें पाकिस्तान ने बता दिया है कि ये हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है एंड दिस वुड अमाउंट टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और इस सिलसिले में दुनिया का इंटरनेशनल लॉ भी मौजूद है इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा, और उसमें हेलेंस्की लॉ है, उसमें यूनाइटेड नेशन वाटर कोर्सेज लॉ है, अपर रिपेरियन का क्या राइट है, लोअर रिपेरियन का क्या राइट है। तो दुनिया इस पर नजर रखी हुई है, दोनों ये न्यूक्लियर पड़ोसी मुल्क हैं और उस पर दुनिया इस मामले में यकीनन हमेशा फिक्रमंद रहती है। और ये एस्कलेशन जो है, पाकिस्तान तो एस्कलेशन कभी नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने तो जवाब दिया है और मजीद भी मुस्तकबिल को देखते हुए कि क्या हरकत कर सकता है इंडिया, उस सिलसिले में पाकिस्तान ने पहले से उसका भी जवाब दे दिया है कि हमने। लेकिन अगर सूरत हाल जूं की तूं चलती है सर, एक इम्पॉर्टेंट इसमें सवाल एम्बेसडर साहब ये है और मैं बाकी मेहमानों के सामने भी रखता हूं कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह से आगे बढ़ती है और पाकिस्तान के पानी को वाकई थ्रेट होता है और पाकिस्तान ने कह दिया कि इसको एक एक्ट ऑफ वॉर ही कंसिडर किया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं सिवाय इसके कि चलिए आप आलमी फोरम्स पर तो जा ही रहे हैं अपना मुकदमा लेकर, लेकिन पाकिस्तान के पास और ऑप्शंस क्या हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर कमर चीमा साहब, जैसा कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर यह कहा कि पानी के बंद करने को एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर्स कंसिडर किया जाएगा, अगर भारत ने एक लंबे अरसे के लिए और एक सोचे समझे मंसूबे के लिए और अपने खास मकासद के तहत वाकई पाकिस्तान का पानी बंद करने का कोई एक तवील मंसूबा बना लिया है, जो फौरी तौर पर हमें लग रहा है कि शायद अमली तौर पर उनके लिए मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान का पानी रोक सकें, लेकिन फ्यूचर में वो अगर कुछ इकदाम उठाते हैं या रखते हैं और ये लंबा चलता है, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद होंगे, स्पेशली इस जुमले को कंसिडर करते हुए कि पाकिस्तान ने कहा कि दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर?
देखिए, आपको इस चीज़ का तो पता है कि पाकिस्तान के लिए पानी कितना अहम है। हमारी 90% जो आबादी है उसको ये पानी चाहिए, ये जो ख़ास तौर पे इस सिस्टम के ज़रिए, इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए आता है, और हमारी लाइफ लाइन है। तो अब जंगें सिर्फ ये थोड़ी होती हैं कि कोई आप पे बॉम्ब मारे तो उसको जंग कंसिडर किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली डिस्टर्ब जो है वो करने की कोशिश करता है, या यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालात ख़राब करने की कोशिश करता है, तो तब भी हम इंडिया के ऊपर कोई ना कुछ हमला कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर पहले भी बात होती रही है। अब क्योंकि पानी जो है इसको हम समझते हैं इसकी वजह से हमारी सारी की सारी लाइवलीहुड ख़राब होती है, हमारे लोग इससे भूखे मर सकते हैं, पानी की शॉर्टेज हमारे लिए जो है वो ठीक नहीं है, तो हम इसको इसलिए एक्ट ऑफ वॉर कह रहे हैं। बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया, आपको पता है, कुछ अरसे से चाह रहा था कि ये जो ट्रीटी है उसको रीनिगोशिएट किया जाए, क्योंकि उनके डेमोग्राफिक चेंजेस भी आ गई हैं और वहाँ पे और मामलात भी हो गए हैं। ऊपर से वो इस तरह की वो समझते हैं कि अब हम ताकतवर हैं, ऊपर से वो समझते हैं हम अपर रिपेरियन है, ऊपर से वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ जब तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनवायरनमेंट ना बना तो ये ट्रीटी भी हम साइन नहीं कर पाएंगे। और इस जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी 2 समथिंग लाइक दिस साइन करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं ज्यादा पानी रखना। तो उन्होंने इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वो मेरा ख्याल है इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि सारा का सारा पानी रोकें, बिकॉज एक तो जारी बात है लॉट ऑफ इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड, पानी को स्टोरेज कहाँ करना है, टाइम लगेगा, रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारा लंबा काम है। लेकिन वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ इसको रीनिगोशिएट करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसमें वर्ल्ड बैंक है, उनको पता है पाकिस्तान इसको लीगली लेके डिफरेंट लीगल फोरम्स पे जाएगा। सो हम इसको जारी बात है एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे अगर इन केस वो वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा डैम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे वो पानी को रोक के स्टोर कर लेते हैं और हमसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, पानी कितना वो छोड़ रहे हैं, पानी कितना वो रखेंगे, पानी कितना मौजूद है, जब मर्जी छोड़ दिया, जब मर्जी रोक लिया, तो जारी बात है ये पॉसिबल नहीं है और इसकी जारी बात है लीगल कवानीन मौजूद हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसको इस एंगल से देखना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है, लेकिन आई थिंक इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि वो एक नई फ्रेश डील भी करना चाहेंगे किसी वक्त, ताकि वो जो इंटरनेशनल लिटिगेशन है उससे भी तो बाहर निकलना है। तो वो उन्होंने बस ये सोच दिया कि कर दो, बाद में देखा जाएगा। और इंडियंस खुद कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है पानी को रोकना एंड ऑल दैट। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर मसूद साहब, ये बताइए कि आपके ख्याल में ये कितना अनयूजुअल है कि इस वाक़े को अब कई दिन हो गए, 22 अप्रैल को ये वाक़या पेश आता है, आज 28 तारीख हो गई, 6-7 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक इस पर एक प्रॉपर जामे इंक्वायरी भारत नहीं कर सका ना, और पाकिस्तान पर अगर वो इल्ज़ाम लगाता है तो इसके कोई सबूत मुहैया नहीं कर सका। ज़ाहिर है दुनिया भर की एजेंसीज इस वाक़े को देख रही होंगी, उनके लिए कितना इंडिया का मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा, स्पेशली जब इंडिया इस पर कोई अपने सबूत जो है वो मुहैया नहीं कर पा रहा होगा। तो आपके ख्याल में कैसे बाकी ममालिक इसको देख रहे होंगे? यहाँ देखें ऑलरेडी हो चुका है। देखें कि बरखा दत्त को मैंने सुना वो बड़ी रो पीट रही थी कि इंटरनेशनल मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, कोई खबर नहीं बन रही है। सेकंड देखें कि इन्होंने 100 एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को बुलाया, उनको फॉरेन ऑफिस में और बुला के वहाँ पे ब्रीफिंग दी। तो एक एम्बेसडर, एक डिप्लोमेट ने कहा कि क्या आर द इंडियंस वी आर गोइंग टू वॉर विद इस न्यूक्लियरली आर्म्ड नेबर बेस्ड ऑन दी पास्ट जो है एग्जांपल्स या प्रेसिडेंट्स है कि आप पास में जो वाकयात हुए हैं उसको आप सबूत के तौर पे पेश करके आप कर रहे हैं, तो सो दैट इज, उन्होंने कहा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो वाला ऐसा फैक्टर है। फिर देखें कि कोई चीज़ इनकी बाई नहीं कर, ट्रम्प ने भी क्लियर कट बात कर दी, तो उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि कोई प्रायोरिटी उनके लिए नहीं है। और सेकंड ये भी देख लें कि जब पुलवामा हुआ था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल अपने इंडिया के साथ हो गई थी, इस दफ़ा इनके साथ कोई नहीं है। तो इनके साथ फिर देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही लिखा कि वो स्केंट ऑफ जो कहे कि इसको अटेंशन है दुनिया की तरफ से या कोई हेल्प रिजॉल्विंग द क्राइसिस है, वो भी यहाँ पे नहीं है। सो दुनिया ने इसको बिल्कुल बैक बर्नर पे रख दिया है
क्योंकि वो समझते हैं कि इसमें कोई जान नहीं है। और देखें कि ब्रीफिंग में उन्होंने सिर्फ यही बताया कि पैटर्न ऐसा है कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सकता है। तो बेस्ड ऑन पैटर्न या कि प्रीवियस इंसिडेंट्स जो हुए, तो उसके बाद यू कैन नॉट ब्लेम एंड एक्यूज। और दे हैव इवन इन दैट ब्रीफिंग में जो 100 के करीब है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट करी कि 100 के करीब डिप्लोमेट्स थे, और वहां पे देयर वाज नो एविडेंस व्हाटसोएवर वाज शोन टू देम, या उसको बताया गया हो जिस तरह आप कह रहे हैं कोई कम्युनिटीज पे कोई ब्रीफिंग होती, कोई डेटा शेयर करते, कुछ भी नहीं है। सो टोटल हवा में था, दैट्स वाई ये मशकूक बन गए थे। तो हमें तो कोई शक ही, दो राय नहीं है हमें कि ये इनसाइड जॉब था। इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जो वहां पे उनके अपने मसाइल थे, डोमेस्टिक मसाइल हैं, एक तो वो फैक्टर था, वो अटेंशन डाइवर्ट करना था। इंटरनेशनली ये तो ये कंफर्म हो गया था कि दे आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में ये इन्वॉल्व है और हर चीज में ये बदमाशी कर रहे थे। अब मोर रिसेंटली देखे ना कि वो जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम है अमेरिका का, तो उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि रॉ पे सैंक्शंस रखने चाहिए, प्रोसिक्यूशंस में इन्वॉल्व हैं। और फिर ये पीछे से ये भी है, बहुत सारी चीजें हैं कि ये तो इस्लामिक स्टेट को भी सपोर्ट करते रहे इन अफगानिस्तान। सो बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं कि जिसमें इंडिया खुद फिक्स था, सो उधर से अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहा था। और पहलगाम देखें कि ऐसा एरिया है 200 किलोमीटर इनसाइड फ्रॉम LOC, और ये वो बेस्ट पॉइंट है यहाँ से एक्चुअल अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे तो थाउजेंड्स के हिसाब से यहाँ पे बेस भी है, कैंप भी है आर्मी का, और इसके बाद सारा कुछ पूरे ट्रैक पे फौजी होते हैं और CRPF वाले, राष्ट्रीय राइफल वाले होते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे उस दिन कोई नहीं था। तो इट वाज सारा नहीं कि जो नेवल ऑफिसर की वाइफ थी वो 1.5 घंटे तक तड़पता रहा, नोबडी रिएक्ट। उसका मतलब था ये बाय डिजाइन गेम हो रही थी। तो वो सारे सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। नजदीक तरीन जो वहां से जो कैंप था वहां से वो कोई नहीं आए। आप हमारी पाकिस्तान की मिसाल देखें, बलूचिस्तान में देखें, बारखान में वाकया हुआ, FC दूर थी, लेकिन ये था कि वो 5 मिनट में दे मैनेज टू रीच द साइट, और इसके बाद आर्मी भी पहुंच गई थी। और फिर आप देखें कि हमारा सिस्टम देखें कि हम जो FIR करवाते हैं 4-5 दिन 6 दिन के बाद कराते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, फॉरेंसिक करवाते हैं, साइट पे जाते हैं, डिटेल्स लेते हैं, फिर खबर आती है। बहुत सारे सवाल भारत के हवाले से ऐसे उठ रहे हैं। आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के बिल्कुल सही है, और ये भी कहा गया कि आलमी तन्हाई का शिकार इस वक्त जो है वो भारत हो गया है, आलमी तन्हाई का शिकार, और उसको कहीं से मदद नहीं मिल रही, कहीं से हिमायत नहीं मिल रही है अपने इस मौक़िफ़ के लिए। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सिंध में अभी भी एहतजाज जारी है, सड़कें ब्लॉक हैं, जानवर मुश्किल में हैं, मर रहे हैं, जानवरों के व्यापारी परेशान हैं, फ्रूट्स ख़राब हो रहे हैं, पेरिशेबल आइटम्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, रास्ते खुल नहीं रहे। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो यकीन दहानी कराई थी कि नहरें नहीं बनेंगी, कई सियासी जमातें और सिविल सोसाइटी के लोग उसको मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। क्या सूरत हाल है और क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर बात करेंगे शाजिया मरी साहबा के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध में एहतजाज बदस्तूर जारी है, बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि कैनाल्स नहीं बनेंगी, लेकिन तहरीरी तौर पर किसी भी यकीन दहानी के बगैर मुजाहिरीन ने मुंतशिर होने से इनकार कर दिया है, जिसके नतीजे में $1.8 बिलियन का एक अंदाजे के मुताबिक अब तक नुकसान हो चुका है। CCI का इजलास बहरहाल ताखीर से बुलाया गया, लेकिन बुलाया गया 2 मई को पहले बुलाया गया, लेकिन शायद मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इसकी तारीख तब्दील करना पड़ी और इसे आज पर लेकर आया गया है। अब इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने भी स्ट्रगल की, और इसके अलावा दीगर सियासी जमातें और सिंध की कॉम्प्रेस जमातें और इसके अलावा अवाम भी निकले एहतजाज करने के लिए। बिलावल साहब ने एक जलसे में ऐलान बताया इनफैक्ट कारकुनों को कि आपकी वजह से ये हुआ है। सुनिए जरा बिलावल साहब ने इस इशू को एड्रेस करते हुए क्या कहा। ये बात तय हो चुका है, ये वफाकी हुकूमत का
हुकूमत पाकिस्तान का पॉलिसी है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई नया कनाल नहीं बनेगा। ये आपका कामयाबी है। ये मुमकिन नहीं होता अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में नहीं होते। हमारे साथ शाजिया मरी साहिबा मौजूद हैं, तर्जुमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की। शाजिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। आपका क्या ख्याल है कि कब तक ये मसला अब हल हो जाएगा, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी यकीन दहानी करा चुकी है अवाम को कि अब ये नहरें नहीं बनेंगी, लेकिन फिर भी लोग इस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? शाजिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए, 2-3 वजूहात हैं। एक बुनियादी वजह तो ये है कि मिसट्रस्ट, पानी के मामलात पर मिसट्रस्ट की एक तारीख है, और वो तारीख जो है कुछ हकायक पर मबनी है। दूसरी बात ये है कि सिंध के अंदर बिलखसूस 2 किस्म के आप देखते हैं एहतजाज। एक एहतजाज तो नहरों के ऊपर है, जो बड़ा वाज़ेह और बड़ा जेन्युइन है और मेरिट पर है, क्योंकि दरिया सिंध में से कोई भी नहर निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरिया सिंध के अंदर जो इस वक्त पानी है, या सिस्टम के अंदर जो इस वक्त पानी है, वो फिल वक्त की जो पानी की एलोकेशन 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत लिखी जा चुकी है, उसके लिए भी नाकाफी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप एक नई नहर उसमें से निकाल ले? उसमें से एक कतरा भी आप कैसे निकाल सकते हैं जब पानी की कमी पहले ही सब महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं शिद्दत से? तो और दूसरा जो एहतजाज है ना, देखिए, जरूरी नहीं है कि एहतजाज एक जायज चीज पर शुरू हो और उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स ना आ जाए जो शायद मुझे पसंद ना करते हो, आपको पसंद ना करते हो। तो इस तरह पीपल्स पार्टी को ना पसंद करने वाले भी लोग हैं जो हमेशा पीपल्स पार्टी से मुकाबला करते रहे हैं। हम तो कहते हैं भी हमसे मुकाबला मेरिट पे करें। हम जो आवाम की खिदमत करते हैं उसका नतीजा हमें इलेक्शंस में मिलता है, चाहे वो 2018 का मैं हालिया इलेक्शन बता दूं या 2024 का इलेक्शन ले ले, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पूरे पाकिस्तान में बढ़ा, और सिंध में जो हमारी सीट है वो आपके सामने है। मेरा अपना मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी सांगड़ से, मेरे सामने तमाम जो दीगर जमाती थी उनका एक उनकी खिचड़ी तैयार थी, जिसमें नून लीग भी शामिल थी। हम तो उनसे भी लड़े हैं, मुकाबला तो हमारा उनसे भी इलेक्शन में था। बल्कि हालिया NA 213 में जो बाय इलेक्शन हुआ है उसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला 17 जमातों से हुआ है, जिसमें PTI और नून लीग एक साथ खड़े थे। तो ये तो एक हकीकत है। तो अब मैं इसलिए इसको बाइफिकेट करती हूँ। लेकिन जो कनाल का मसला है, या जो कनाल्स के हवाले से जो वफाकी हुकूमत का प्रपोजल है, उस पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद मुखालफत कर रही है। आज से नहीं कर रही, पिछले बरस से कर रही है। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, सबसे पहले सिंध हुकूमत ने जून 2024 में जो केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान किया गया एक फैसला था इरसा के सर्टिफिकेट को एंडोर्स करने का, वो सर्टिफिकेट जो कि गलत था, जिसे कोर्ट ने भी इलीगल कहा है। केयर टेकर के दौर में इरसा ने वाटर अवेलेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट जनवरी 17 जनवरी 2024 को निकाला, और उसके मिनट्स 25 जनवरी गालबन 2024 को जब आए, तो 27 तारीख को उस वक्त का जो केयर टेकर CM था सिंध का, बड़े काबिल एहतराम, हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट के और मामलात पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक आईनी काम किया या एक जिम्मेदाराना काम किया, वो ये था कि 27 जनवरी को उस इरसा के जो मिनट्स आए थे, इस सर्टिफिकेट की अवेलेबिलिटी का, जो सर्टिफिकेट दिया गया था वाटर अवेलेबिलिटी का, उसको सिंध के केयर टेकर CM ने उस वक्त भी चैलेंज किया था, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने। तो हम एक अच्छी कदम को सराहेंगे और सराहना भी चाहिए, लेकिन उस वक्त की जो वफाकी केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसका ये फैसला था। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं असदुल्ला कि केयर टेकर का एक लिमिटेड मैंडेट होता है, उनको एक मुख्तसर पीरियड के लिए आना होता है। अब तो ये बहस भी छिड़ चुकी है कि क्या केयर टेकर की हमें जरूरत है। दीगर ममालिक हैं, कई ममालिक हैं जब केयर टेकर निजाम नहीं होता, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, उसमें देख रहे हैं कि इफादियत शायद उतनी रह नहीं पा रही है केयर टेकर सेटअप की, जो उसका असल रूह थी। लेकिन ये अब जो मसला है इसमें जो अभी भी एहतजाज चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि जुमेरात, कालबन जुमेरात ही थी मेरा ख्याल है, तारीख मैं वही चेक कर रही थी कि क्या तारीख थी।
जुमेरात को हमारी मीटिंग होती है इस्लामाबाद में जी। और इस्लामाबाद में जो मीटिंग होती है गलबन ये 22 तारीख थी और उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी टीम, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी टीम, हम पीएम हाउस में वजीर आजम साहब की दावत पर बिलावल साहब वहां गए। उन्होंने इस इशू पर बात करने के लिए उन्हें इनवाइट किया। वो कराची से वहां पहुंचे। मामलात बहुत पेचीदा यकीनी तौर पर हो चुके हैं क्योंकि जब एक अरसे से आप अपने एलाय की बात ना सुने, जो कि बड़ा अहम एलाय है, हमें आपको हर तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। हमने आपको एज एन एलाय समझाने की कोशिश की, हमने एज आपके एक वेल विशर समझाने की कोशिश की कि आप वफाक के खिलाफ ये काम करने जा रहे हैं, ये काम दुरुस्त नहीं है। फिर सदर साहब के हवाले से जो बातें फैलाई गई और सदर साहब ने उनका भी कला कुमा कर दिया जब 10 मार्च को उन्होंने मुश्तरका पार्लियामान के इजलास से खिताब किया, अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाई, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे एक तरफा फैसले को कनाल्स के हवाले से जो सामने आया उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। खैर, बिलावल साहब जब वहां गए, हमारे जलसे भी हो रहे हैं, हमारी रैलीज भी निकल रही हैं एक अरसे से, जिले के लेवल पर, डिवीजन के लेवल पर। खुद बिलावल साहब ने 4 अप्रैल को भी बात की है और उसके बाद 18 तारीख को अभी हालिया जो अप्रैल में हुआ है जलसा, उसमें तो खासा टेम्परेचर हाई हो चुका था। तो फिर मेरा ख्याल है नून लीग को समझ आई कि जी बहुत जरूरी है एलआई के साथ बैठे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पहले हो जाना चाहिए था। नून लीग को इतना ज्यादा इस चीज को खींचने की जरूरत नहीं थी। या देखिए ना, फिर यही होता है ना कि हर बंदा अपनी अपनी एक हॉट इशू है ना जी, तो हर बंदा आगे कहता है कि इससे सस्ती शोहरत मैं भी कमा लूं। सही है, लेकिन शायद आज जो सिंध की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं कहीं नहीं हूं, लेकिन अगर 4 बंदों को मैं भी आगे ले, तो हर बंदा इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करता है, जो कि हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि इशू इस मेरिट पे खत्म होना चाहिए, इसका मेरिट बनता है। इरसा के जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट के कयाम के बाद चैलेंज किया फौरी तौर पर, उस पर सीसीआई की मीटिंग बुलानी चाहिए थी। और वैसे भी सीसीआई की मीटिंग्स बुलानी चाहिए क्योंकि आईनी फर्ज है ये हुकूमत का। अब मैं आपको बार बार आपका फर्ज बताऊं तो इसका मतलब है आप कोताही कर रहे हैं ना। तो अगर हुकूमत एक कोताही दोहरा रही थी, हम उसको रिमाइंडर ही कर सकते थे ना। हम खुद तो नहीं बैठ के सीसीआई की मीटिंग कॉल कर सकते थे, करनी तो वफाकी हुकूमत ने थी। बिल्कुल ठीक। अब ये मामला 22 तारीख को बहुत हद तक क्लियर हुआ और अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान एक डेवलप हुई इस मामले के ऊपर। और आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने और बिलावल साहब ने मिलकर जो एक स्टेटमेंट दी, जो कि तमाम टीवी चैनल्स पर नशर की गई, उसकी प्रेस रिलीज भी जारी हुई। उसमें वाजे कर दिया गया था कि नहरों को लेकर, और मैं यहाँ पे मेरे पास ये एक दस्तावेज है भी जो मैं पढ़ सकती हूँ, कि उन्होंने ये कहा था, फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कोई नई कनाल्स नहीं बनेगी जब तक कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सीसीआई के फोरम से ना हो। और ये फैसला किया गया कि गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कोई भी फर्दर कंसेंसस जो है ना उसके लिए कोशिश करेगी। मतलब आगे उस तरीके से कि तमाम सूबों का इस पे एक तरफ नहीं बल्कि तमाम कंसेंसस के साथ कंसेंसस डेवलप करने की एक्सरसाइज वफाकी हुकूमत करेगी। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक मुस्बित माहौल में मीटिंग हुई। और हालांकि आपने ये नोट किया होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़े कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट का भी जिक्र कर डाला। उन्होंने ये भी कहा कि जी वो जो डैम का प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूं कि वो इकोनॉमिकली वायबल है, जो कि हम नहीं समझते, हम आज भी नहीं समझते। उसकी टेक्निकल ग्राउंड्स हम बहस करने पे आए तो हमारे पास तमाम उसमें शवाहिद और तमाम एविडेंस मौजूद है। लेकिन वो मौका एक और चीज के लिए हमने डिसाइड किया था कि बैठेंगे। और वैसे भी जिस प्रोजेक्ट का वो जिक्र कर रहे थे वो पाकिस्तान की 3 असेंबलियों ने रद्द कर दिया। और उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौकिफ है, हमारी ऑपोजिशन है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बाकायदा उसके खिलाफ एक मुहिम निकाली और खुद जाके कमू शहीद के मुकाम पर उन्होंने धरना दिया, जो पंजाब सिंध का बॉर्डर है। तो एक चीज जिसको हम दफन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नून लीग ने उसको सराहा, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जो एक अच्छी बात उन्होंने अपने उसी स्टेटमेंट में कही, उन्होंने कहा कि लेकिन बावजूद इसके कि मैं अच्छा समझता हूं उस प्रोजेक्ट को,
अगर तमाम सूबे और सूबों में बसने वाली अवाम उसके खिलाफ है तो वो प्रोजेक्ट वफाक के हक में नहीं है, और जो भी प्रोजेक्ट वफाक के हक में नहीं है वो इतना कंट्रोवर्शियल है तो वो नहीं बना। सही है, लेकिन शायद ये सब कुछ इतनी अच्छी चीजें होने के बाद आज सूरत हाल इतनी खराब है कि जानवर मर रहे हैं, फूड सप्लाई चेन पूरे पाकिस्तान में डिस्टर्ब हो चुकी है, लोग रास्ता खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें क्यों नहीं पीपल्स पार्टी की ने रिक्वेस्ट की है एज अ गवर्नमेंट भी, लेकिन लोग नहीं मान रहे। अगर पीपल्स पार्टी एक ऑपोजिशन जमात होती तो एक यकीनन वो जिम्मेदारी हम पर उतनी नहीं होती, लेकिन हम एक हुकूमत में बैठी, मतलब हुकूमत करने वाली जमात है सिंध के अंदर, और किसी भी किस्म का फोर्स या किसी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ताकत इस्तेमाल करने से पहले 100 दफा सोचना पड़ता है सिविलियन गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात, जो मुजाहिरीन है या जो मुजाहरा करे उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए जब तक तो ये मामला इस लेवल तक नहीं आया और हल की जानिब हम नहीं गए और हल इसका इस हद तक नहीं हो गया, तब तक तो हम आपके मुजाहरों में कह रहे थे कि जी आपका हक है, आप मुजाहरा करें, और आज भी हम कहते हैं आपका हक है, लेकिन आप आवाम को तकलीफ ना पहुंचाएं, ट्रेनों को ना रोके, एम्बुलेंस को ना रोके, माल मवेशी को इस तरीके से ना तड़पाएं। तमाम तर जो हमारी मईशत है वो आप देख रहे हैं कि किस कदर मुतासिर हुई। अगर आप मेन आर्टरीज को ब्लॉक कर दें, वहां पे कंटेनर्स ब्लॉक कर दें, वहां का कारोबार ब्लॉक कर दें। कल परसों तक की यही खबर थी कि 500 अरब रुपए का नुकसान हो गया पाकिस्तान की मईशत को, और हम बात कर रहे हैं कि जी मईशत को मजबूत करे, पाकिस्तान को मजबूत करे, और हम मजबूत होंगे तो हम बहुत सारे फोरम्स पे जाके लड़ सकेंगे अपना मुकदमा। लेकिन जब हम अपने ही मुकदमे को कमजोर कर रहे हैं मौशी तौर पर, तो हम ये कहते बार बार कह रहे हैं और अब भी कह रहे हैं, फोर्स इस्तेमाल करने से हम एक सिविलियन गवर्नमेंट के तौर पर हम गुरेज कर रहे हैं, ये बात हकीकत है। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी क्यों नून लीग के साथ कर रही बैठी है। भाई नून, अगर पीपल्स पार्टी सिस्टम में नहीं होगी, अगर पीपल्स पार्टी की वॉइस नहीं होगी सिस्टम में, पार्लियामेंट में, तो पीपल्स पार्टी ये चीजें कैसे मनवाएगी? अब पीपल्स पार्टी जाके अवाम को तकलीफ में डालकर, आग लगाकर और गाड़ियों को, इमारतों को मिसमार करके, ये तो कभी भी हमने नहीं किया असदुल्लाह। हमारा तो पुरअमन एहतजाज रहा है हमेशा, एहतजाज से इनकार नहीं है, लेकिन उसकी जो नौयत है वो क्या रंग, वो क्या रुख अख्तियार कर रहा है, वो किस तरीके से किया जा रहा है। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि एहतजाज के अंदर भी ऐसे लोग अब शामिल हो चुके हैं जो कि अपनी मैं कहूँ कि मफादात के लिए काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये अब जो एहतजाज हो रहा है इसकी वजूहात सियासी हैं, अब पॉलिटिकल गेन के लिए किया जा रहा है। तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देखें, सियासी भी इसके अंदर बहुत अंसर है बड़ा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि नहरों के खिलाफ जेन्युइन, मैं खुद उस एहतजाज का हिस्सा हूं, मैं खुद उन जलसों में जा रही हूं, मैं उन खुद रैलीज में शरीक हो रही हूं जहां पे नहरों के खिलाफ रैलीज की जा रही है। लेकिन 22 तारीख को जब वजीर आजम साहब ने ऐलान कर दिया कि कोई नई नहर नहीं बनेगी बगैर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के, बगैर जो है आपसी बाहमी रजामंदी के, तब तक कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, तो ऐलान हो गया। तो उसके बाद हमें सीसीआई का इंतजार करना जरूरी था। तब तक हमें इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए था कि जी ऐसा काम नहीं होने जा रहा। लेकिन फिर एक नई पख जो है वो निकाली गई, और वो ठीक है, आप कुछ देखना चाहते हैं तो सीसीआई की मीटिंग तक आ जाएगा। और हम आज भी कहते हैं पुरअमन एहतजाज आपका हक है, आप करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स, पीपल्स लाइवलीहुड्स। ये जो है ना इंतशार और ये जो तकलीफ दे जिस अमल से लोग गुजर रहे हैं, हमें लोग फोन कर रहे हैं, हमसे लोग मिल रहे हैं, कारोबारी लोग परेशान हैं, और बड़े कारोबारी लोग नहीं, छोटे छोटे कारोबारी लोग, इससे छोटे छोटे बिजनेसेस मुतासिर हो रहे हैं। मैं एलीट तबके की बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे छोटे कारोबारी लोगों की भी बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में वैसे ही बहुत मसाइल हैं। क्या जरूरी है कि हम, बावजूद इसके ये मसला हल हो चुका था 22 को, और अब इसकी एक टेक्निकलिटी को एड्रेस किया जा रहा है सीसीआई में, और वो टेक्निकलिटी भी इंशाल्लाह हल हो जाएगी। तो आपको लगता है कि सीसीआई के इजलास के बाद ये धरना खत्म हो जाएगा, एहतजाज खत्म हो जाएगा? देखिए, सीसीआई के इजलास में जो सिंध असेंबली की समरी है ना पिछले बरस की, जब किसी को होश नहीं था कि कनाल्स पे क्या हो रहा है, जब किसी को पता नहीं था, सब कुछ केयरटेकर गवर्नमेंट में हो चुका था, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट सिंध आई उसे पता चला, उसने समरी मूव की कि जी ये इरसा का गलत सर्टिफिकेट इशू हुआ है, इसको जवाज बनाकर कनाल्स को बनाने की बात की जा रही है, तो इस सर्टिफिकेट को खत्म किया जाए।
तो सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये समरी मूव कर दी, और फौरी तौर पे अगर ये उसी वक्त जून में चले, जुलाई में, मैं कहती हूँ अगस्त में भी अगर मीटिंग बुलाकर इस सर्टिफिकेट को खत्म कर दिया जाता, तो ये धरने जो है इनको तो खैर आज होश आया है। ये तो इससे पहले तो बिलावल साहब ने कहा सब सो रहे थे, किसी को पता ही कुछ नहीं था क्या हो रहा है। तो मैं इसीलिए कह रही हूं कि बहुत सारी चीजों के पीछे हकायक कुछ और भी हैं जो अब आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। जब ये सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा सीसीआई की तरफ से, जब एक टेक्निकली हम इसको एड्रेस कर लेंगे, तो फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो जवाब नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है। अभी तो अब तो ये कह रहे हैं कि जी हमें कोई पेपर दिखाएं, हालांकि पेपर किस चीज का दिखाएं, जब इस चीज के बारे में, जब इसके कॉन्सेप्ट को बनाने की बात की गई थी नहरों की, तो आप भी बैठे हैं, मैं भी हूं, मैंने तो वजीर आजम साहब का कोई ऐलान नहीं सुना था कि हम नहरें बना रहे। क्या आपके नजरों से, आपके कानों में ये बात आई थी कि वजीर आजम साहब ने ऐलान किया नहरें बना रहे? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था ना। बावजूद उसके वजीर आजम साहब ने ऐलान किया हम कोई नहर नहीं बना रहे दरिया सिंध पर। जब तक कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जब तक कि कंसेंसस डेवलप नहीं होता, हम कोई काम नहीं करेंगे। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है भाई, आपको और कौन गारंटी दे सकता है? लेकिन चले ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि मिसट्रस्ट हो सकता है, आपको यकीन नहीं आ रहा, या आप यकीन करना नहीं चाहते, या यकीन करना नहीं चाह रहे, या आप इसे एक सियासी अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं। चले मैं कह रही हूँ सीसीआई की मीटिंग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 तारीख को भी जिद की थी कि उसी रात बुला ले, कल बुला ले, लेकिन वफाकी हुकूमत ने 2 तारीख की डेट अनाउंस कर दी थी। चले हमने उस पर भी बिस्मिल्लाह कहा कि चले हो तो रही है, इतने माह नहीं हुई, मीटिंग ही नहीं हुई, चले हमारी इस इशू की वजह से मीटिंग तो हो जाएगी। लेकिन फिर क्योंकि बार बार सिंध हुकूमत ने कहा कि जी आप ये मीटिंग बुलाएं, कल दोबारा से चीफ मिनिस्टर सिंध जो है उन्होंने वफाकी हुकूमत को रुजू किया कि प्लीज ये मीटिंग आप जल्दी बुलाने की जो हमारी पहले ही आपको रिक्वेस्ट है उसको कंसिडर करें। तो आज ये मीटिंग बुलाई जा रही है और हमारा प्रोग्राम आपका चल रहा है, इसी दौरान ये मीटिंग हो रही होगी। और हमारी ये पूरी उम्मीद है कि जो ग्राउंड वर्क हमने ले किया था 22 तारीख को, 2 जमातों के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग पीएम हाउस में डेवलप हुई थी और जो हमने बड़ी उसको मुस्बत मीटिंग करार दिया था, और दोनों जानिब से लीडरान ने जब बात की थी बड़ा मुस्बत एटीट्यूड था, उसी की रोशनी में फैसला होगा। पॉलिटिकल इशू तो शादिया जवाब खत्म हो जाएगा जो जवाब, लेकिन पॉलिटिकल इशू तो आपने सही कहा, ये बन चुका है, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुआ है उमरकोट में वो शायद उसका सबसे बड़ा मौजू यही था, और शायद आइंदा के जो इंतखाबात हों उसके ऊपर भी ये मौजू कहीं ना कहीं जिंदा रहे। तो ये पॉलिटिकल इशू तो बन चुका है। इसकी हालिया एग्जांपल आप एग्री करती हैं कि उमरकोट के इलेक्शन में? मजे की बात मैं आपको बताऊं सदुल्ला, अब सिंध की कुछ जमातों से शायद आपकी इतनी वाकफियत ना हो, क्योंकि वो या फिर थोड़ी सी मैं कहूंगी कि लोकली हमें ज्यादा चीजों का पता होता है। मैं सांगड़ से हूँ। अब फंक्शनल लीग जीडीए का हिस्सा है। फंक्शनल लीग जो है वो अपने 40-50 कारकुन भेज देती है इसके अंदर। इसके अलावा कई ऐसे मंसूबे जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और सिंध की अवाम को इख्तलाफ है, वो बाकायदा फंक्शनल लीग जब हुकूमत में थी उसने उन मंसूबों पर मंजूरी दी है। तो मैं इनकी अगर तारीख में चली जाऊं, काफी लोगों की तारीख में आपको बता दूंगी, लेकिन मैं इससे आपसे कह रही हूं कि इसके अंदर अब सस्ती शोहरत कमाने का अमल भी शुरू हो चुका है। अब हमें तो अपना काम करना है, हमने ये नहरें नहीं बनने देनी, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे इन चीजों से, हमें ये करते रहे जो कर रहे हैं, ये सियासी खेल खेलते रहे। NA 213 में भी जो कोशिश थी वो हो गई। NA 213 में भी एक तारीखी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बावजूद 17 जमातें एक तरफ थी, पीपल्स पार्टी एक तरफ थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि पीटीआई का कैंडिडेट जरूर होगा, लेकिन उसको सपोर्ट नून लीग भी कर रही थी। तो बावजूद इसके हमने कामयाबी हासिल की है। हमने हमेशा अवाम के इश्यूज पर बात की है, और पानी के इश्यूज से तो हमें खास लगाव है, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने हमें उनकी ये हिदायत है, उन्होंने अपने एग्जाम्पल से लीड किया है, और यही विरसा आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिला है। और दरियाए सिंध पर उन्होंने बड़ा क्लियर मौकिफ इख्तियार किया है, और ये टेक्निकल मौकिफ है, इसके पीछे मेरिट है, दास्तान है, डेटा है। हम सिर्फ जज्बात में बात नहीं कर रहे, हमें पता है हम क्या बात कर रहे हैं कि पानी सिस्टम में नहीं है। आप पानी कहां से लाएंगे कोई भी नहर निकालने के? बिल्कुल सही। आखिर में मुझे ये बता दीजिए कि ये आपके क्या विफाक के साथ, PMLN की हुकूमत के साथ तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज इसके साथ ही खत्म हो गए हैं, या कुछ बाकी हैं? बजट आ रहा है, बजट में क्या आपकी तजावीज़ को इनपुट के तौर पर शामिल किया जा रहा है? उसमें क्या आपकी कुछ डिमांड्स हैं PSGP वगैरह को लेकर, या आप समझते हैं कि हुकूमत के तो खुद इख्तियार में नहीं है कई चीज़ें शामिल करना, क्योंकि IMF की चीज़ें
के अलावा हम हुकूमत से ये भी बार बार कई मौकों पे कह चुके हैं, और हमने अपनी 22 तारीख की जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में उसमें भी ये बात की थी, और हमने फिर एक डॉक्यूमेंट में जब उनके साथ ये चीजें तय पाई थी तो वो लिखी भी गई, जिसमें हमने लिखा कि वाटर राइट्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस आर इंश्राइंड इन द वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड 1991 एंड वाटर पॉलिसी 2018, यानी कि 91 के अकॉर्ड में 2018 की पानी की पॉलिसी में जो सूबों के पानी के हवाले से राइट्स है वो मेंशन्ड है, और हम चाहते हैं कि इनके ऊपर अमल किया जाए। तो इस तरह की चीजें भी आप बैठकर हम जब ये सीरियसनेस ये दिखा रहे हैं जो कि बड़े अल्लाह अल्लाह करके सामने नजर आई है कुछ, तो हम इन चीजों पर जो बार बार जोर दे रहे हैं हम अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं। दूसरी बात आपने बजट के हवाले से कही, बिल्कुल आपको याद होगा कि इस हुकूमत के कयाम के वक्त ये तय पाया था कि दोनों जमातों के दरमियान कि जी जो पीएसडीपी होगा उसमें दोनों जमातें उसे मुशावरत से बनाएंगी, लेकिन पिछले बजट में हुआ क्या कि जी उन्होंने हमें ब्रीफिंग दे दी कि जी ये पीएसडीपी है। अब पीएसडीपी जो है वो आइन की एक शिक के मुताबिक आपको तमाम मुल्क के जो इलाके हैं उनको इक्वल तरक्की मिले, इस बात को मद्देनजर रखकर बनानी चाहिए। तो चूंकि नून लीग की हुकूमत जो है वो इस वक्त बहुत सारे जमातों की सपोर्ट से खड़ी है, जिसमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जो कि एक वफाकी जमात है जिसका वजूद पाकिस्तान के कोने कोने में। तो लिहाजा हम ये राइट रखते हैं जिसको कि एंडोर्स किया नून लीग ने कि हम बैठ के मुशावरत के साथ आपके साथ पीएसडीपी बनाएंगे, जिसको उन्होंने ऑनर नहीं किया पिछले बजट में। अब इस बजट में हमारी यही कोशिश है कि ये एक्सरसाइज हो। अगर ये एक्सरसाइज होती है लेकिन उससे पहले नहरों के मामले के ऊपर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मुतालबे को या मुतालबात को जो तय पा चुके हैं, जिसपे नून लीग अग्री कर चुकी है 22 तारीख को पीएम हाउस में, उस पर सीसीआई की इंडोर्समेंट आती है तो फिर मामला आगे बढ़ सकते हैं। मैं पुरुम्मीद हूं, लेकिन फिर भी गिवन द हिस्ट्री जो है पानी के इश्यूज को लेके बहुत ज्यादा भी होपफुल होना नहीं चाहिए। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि सीसीआई में कोई चीज हमारे मुतालबे के मुताबिक नहीं होती तो फिर पार्लियामेंट का फोरम है और फिर उसके बाद और भी चीजें, लेकिन अल्लाह ना करे कि हम वहां तक जाएं। हम समझते हैं कि वफाक के हक में नून लीग ने ये बात कही है कि हम इस नहरों के मामले से, इस कॉन्सेप्ट से, इस प्रपोजल से पीछे हट रहे हैं, इसका ऐलान कर चुके हैं। अब ये जबान दे के पीछे हटने वाला तो मैं समझ रही हूं आपको उम्मीद है कि सीसीआई में मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जबान दी गई है, पूरी कौम के सामने ऐलान किया गया है। कौम के सामने ऐलान नहीं हुआ है, पूरी कौम के सामने वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया शाहज़िया मजीद साहब, बहुत शुक्रिया में शिरकत करने के लिए। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाहज़िया मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थी। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।